the clock ticks down, only 26 days remain until the big Bihar Assembly elections. The political temperature in one of India's most politically charged states is rising fast. Every move, every alliance, and every word now carries weight. While Bhojpuri star Pawan Singh's exit from the electoral race has jolted the BJP, Prashant Kishore's Jan Suraj party has taken its first formal step by kickstarting an official campaign in Tejashwi Yadav's constituency, Raghupur. The BJP's top brass, including Amit Shah and JP Nadda, are holding back-to-back strategy meetings in Delhi as the NDA and Mahagathbandhan finalize seat-sharing deals amid mounting pre-poll drama. Let's take a look at the top stories of Bihar Assembly polls today. In a surprise twist that shook the BJP camp, Bhojpuri actor-singer Pawan Singh on Saturday announced he would not contest the upcoming elections. In a post in Hindi on X, he wrote, "I, Pawan Singh, want to inform my Bhojpuri community that I didn't join the party BJP to contest the elections, nor do I intend to. I'm a true soldier of the party and will remain so." This ended speculation that he might be fielded from Ara or Barhara, which is his home turf. While Singh reaffirmed his loyalty to the BJP, his withdrawal is being seen as a strategic setback, especially since the party was counting on his regional popularity to draw Bhojpuri-speaking voters. The development came a day after Pawan Singh's estranged wife Jyoti Singh met Jan Suraj party founder Prashant Kishore. The meeting had triggered speculation about the JSP fielding Jyoti against her estranged husband. ऐसा कि ज्योति जी ने बताया, यहाँ ये आई थी, यहाँ आई हैं और ये बिहार की एक शहरी के तौर पर, एक महिला के तौर पर यहाँ आई हैं। हम लोग उदय सिंह जी जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, किशोर कुमार मुन्ना जी और सुधीर शर्मा जी, मैं, 4 लोग हम लोग इनकी बातों को हम लोगों ने सुना है। सबसे पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं करी है। चुनाव लड़ना, टिकट पाना, मुझे ऐसा जो बातचीत से लगा ये उनका उद्देश्य नहीं है और उसको लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये बातचीत इन्होंने बस इतनी रखी है कि इनके साथ, इनके शब्दों में, क्योंकि मैं तो जानता नहीं हूं, हम लोग कोई कोर्ट न्यायालय तो है नहीं, लेकिन इनको जो लग रहा है कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, उसमें ये चाहती हैं कि इनके साथ जो हुआ वो कम से कम बिहार की दूसरी महिलाओं के साथ न हो, आपके बेटी बहन के साथ न हो। ये चाहती हैं कि जनसुराज से इनको मदद मिले, जनसुराज इनके साथ खड़ा हो। तो एक मिनट रुकिए, मैंने इनको आश्वस्त किया है कि जो आपका पारिवारिक मामला है, वो चाहे किसी का पारिवारिक मामला हो, उसमें जनसुराज या प्रशांत किशोर की ना भूमिका कभी थी ना कभी आगे हो सकती है। लेकिन अगर आपको सुरक्षा को लेकर या लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, जिसमें हर नागरिक को, हर शहरी को अपनी बात कहने का अधिकार है, उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको या आपके साथियों को अगर कोई डर लग रहा है तो आप बिल्कुल जानिए कि जनसुराज पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा रहेगा। आप अपनी लड़ाई लड़िए, न्यायपूर्ण तरीके से लड़िए, आपस में आरोप प्रत्यारोप से नहीं होगा। देखिए, यहाँ पे मैं चुनाव लड़ने के लिए या फिर टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है, यहाँ पे मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले, क्योंकि आए दिन ये महिलाओं के साथ होते रहे। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है, आज की डेट में ये अन्याय किया जा रहा है। बस इसीलिए मैं प्रशांत भैया से मिलने आई थी। मैं चाहती हूँ नहीं, मैं यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई है और न ही टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही है महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई हूँ। उन महिलाओं के लिए न्याय मांग रही हूँ। In the national capital, the BJP core committee meeting is underway at the residence of party president JP Nadda with Amit Shah, senior ministers and Bihar party leaders in attendance.
The meeting is focused on seat-sharing talks among the NDA allies and finalizing probable BJP candidates. Bihar BJP President Dilip Jaiswal told reporters earlier before the meeting that the NDA alliance had moved forward with rock-solid unity, signaling confidence in their pre-poll strategy. लगातार 3 दिन चुनाव समिति का बैठक पटना में हुआ और पटना में हम लोगों ने जो हमारे सिटिंग सीट हैं और जहां पर हमने जीत दर्ज नहीं कर पाया था 2020 में, उसके लिए पैनल यानी सूची बनी है, प्रायोरिटी प्राथमिकता सूची बनी है और उस पर जो है आज जो बिहार के चुनाव समिति ने पैनल बनाया है, उस पैनल पर आज चर्चा दिल्ली में होना है। आज चर्चा होगी दिन भर और उसके बाद कल केंद्रीय चुनाव समिति में उसको सूची को रखा जाए। सर, ऐसा लग रहा है कि एनडीए में काफी ज्यादा पेंच है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी साफ साफ कहा है कि कुछ भी अभी क्लियर नहीं है, वो कह रहे वार्ता जारी है। इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक ठाक है। सर, बीजेपी कितने सीट पर? मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि कुछ लोग सोशल मीडिया में कोई भी नंबर चला देते हैं। जब तक एनडीए गठबंधन दल एक साथ बैठ करके सीट शेयरिंग के नंबर का घोषणा नहीं करता है और सोशल मीडिया में चला देना कि उनको 7 सीट, उनको 6 सीट, उनको 100 सीट, तो सोशल मीडिया के न्यूज को देख करके किसी को भी व्यथित होना वाजिब है कि भाई जब एनडीए के सभी सर्वोच्च नेता बैठ करके किसी चीज का घोषणा पब्लिक डोमेन में नहीं किए हैं और उसके बाद सीट शेयरिंग का नंबर चला देना, इसीलिए किसी को भी, हम लोग को भी दुख पहुंचा है कि इस तरह का न्यूज जो है चला, इसीलिए किसी को भी दुख लगेगा। वो कह रहे कि अभी खबरें तो क्या यही मैं बता रहा हूं कि आपके सोशल मीडिया में जब कुछ न्यूज चल जाता है अपने आप बिना कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के, तो व्यथित होना वाजिब है। इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व एक साथ बैठ के, मैंने कल ही कह दिया था कि केंद्रीय एक मिनट, केंद्रीय नेतृत्व साथ बैठ करके एक साथ सीट शेयरिंग की घोषणा करेगी। किसी भी दल के नेतृत्व एक साथ बैठ के घोषणा करेगी। सोशल मीडिया को तो ऐसा नहीं है कि वो घोषणा कर दे। कब करेंगे? आज हो जाएगी पूरी आज बैठक हमारी कितने बजे समाप्त होती है, उसके बाद हम लोग आज शाम, नहीं तो कल 10 बजे 11 बजे तक इसकी घोषणा करेंगे। सर, आज दिल्ली में करेंगे कि पटना में करेंगे? अब ये हम लोग तय करेंगे आज। सर, क्या आप लोग मुकेश सहनी का अर्थशास्त्री है, पूरा दुनिया में आपने देखा है इस तरह का, अगर किसी भी अर्थशास्त्री से बात कीजिए, ये डेस्परेशन है उनको पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है, बुरी तरह हारने वाला है। ये बौखलाहट में इस तरह का वो बात कर रहे हैं और कुछ नहीं है इसमें। और जो हम लोग देख रहे हैं लोगों का मिजाज, अब तो हम लोग चले आए, नॉमिनेशन शुरू हो गया, लोगों का मिजाज बिल्कुल नीतीश कुमार जी के सरकार 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा कुमार जी सरकार को, और ये सब जब डिस्कशन तब होता है जब खुद पता चल जाता है कि ग्राउंड में कुछ बचा नहीं। बातचीत होगी हम लोगों की और मुझे लगता है जल्दी ही आपके सामने सब आ जाएगा। बात है ना, वो तो जनता तय करेगी ना। लोकसभा का चुनाव भी हुआ ना, तो क्या बचा उनका लोकसभा चुनाव? पूछना चाहिए ना। लोकसभा चुनाव में इतना घूम रहे थे तो बिहार की जनता कैसे हिसाब की? उसके बाद बाय इलेक्शन हुआ, उसका भी हिसाब है और अभी के इलेक्शन में भी सारा हिसाब हो जाएगा। चुनाव के समय में कुछ लोग उछल कूद करते रहते हैं टिकट के लिए, वो तो हर एक चुनाव में आप लोग भी देखते हैं, पत्रकार है, कोई नई बात है क्या? लेकिन जो नीतीश कुमार जी ने काम किया, लार्जर इशू ये है, उसके बारे में पब्लिक का क्या ओपिनियन है या एनडीए के बारे में लोग क्या समझते हैं, वोट तो उस पर होगा ना। लालू यादव और तेजस्वी यादव दिल्ली जाएंगे, 13 तारीख को सुनवाई है, आईआरसीटीसी का भी हिसाब कोर्ट लेना है। तो मैटर सब जुडिस है, कोर्ट में मैटर है और कोर्ट में ही फैसला होगा। लेकिन आप खुद ही समझिए जिस टाइप का मैटर है, जमीन नौकरी की बात कर रहे हैं ना, केस क्या है? बहुत सारा केस तो यही ना है कि नौकरी दिए उसके बदले जमीन लिखा है, यही ना सच है। नौकरी घर घर देने की बात कर रहे हैं। बता तो रहा हूँ,
जो नौकरी आज तक दी है 15 साल का हिसाब दिए हैं कि जब सरकार था तो कितना नौकरी दिए थे, ये नहीं बताया कभी। पूछिए 15 साल सरकार चलाए, 15 साल सरकार चलाए कितना नौकरी दिए थे। इसलिए जो नीतीश कुमार जी ने प्रॉमिस किया है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को नौकरी रोजगार देंगे, वही उसी पर बिहार के युवा इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं वो, पूरा दुनिया में आपने देखा है कि इस तरह का अगर किसी भी अर्थशास्त्री से बात कीजिएगा तो ये डेस्परेशन है उनका। उनको पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है, बुरी तरह हारने वाला है, तो ये बौखलाहट में इस तरह का वो बात कर रहे हैं और कुछ नहीं है इसमें। और जो हम लोग देख रहे हैं लोगों का मिजाज, अब तो हम लोग चले आए, नॉमिनेशन शुरू हो गया, लोगों का मिजाज बिल्कुल नीतीश कुमार जी के सरकार 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और ये सब जब डिस्परेशन तब होता है जब खुद पता चल जाता है कि ग्राउंड पे कुछ बचा नहीं। यही बातचीत होगी हम लोगों की और मुझे लगता है जल्दी ही आपके सामने सब आ जाएगा। कह रहे हैं कि जेडीयू के कई नेता जेडीयू में शामिल हुए, उसको लेकर कह रहे हैं कि अब जेडीयू में कुछ बची नहीं है। ठीक बात है ना, वो तो जनता तय करेगी ना। लोकसभा का चुनाव भी हुआ ना, तो क्या बचा उनका लोकसभा चुनाव में, ये पूछना चाहिए ना। लोकसभा चुनाव में इतना घूम रहे थे तो बिहार की जनता कैसे हिसाब की। उसके बाद बाय इलेक्शन हुआ, उसका भी हिसाब है, और अभी के इलेक्शन में भी सारा हिसाब हो जाएगा। चुनाव के समय में कुछ लोग उछल कूद करते रहते हैं टिकट के लिए, तो वो तो हर एक चुनाव में आप लोग भी देखते हैं, पत्रकार है, कोई नई बात है क्या। लेकिन जो नीतीश कुमार जी ने काम किया, लार्जर इशू ये है, उसके बारे में पब्लिक का क्या ओपिनियन है, या एनडीए के बारे में लोग क्या समझते हैं, वोट तो उस पर होगा ना। Separately, another strategy session was held at the residence of BJP's Bihar in charge, Vinod Tade. As BJP is strategizing, Congress is also deliberating its battle plan in terms of releasing its first list of candidates. Bihar Congress Chief Rajesh Ram said, हम लोग देखिए, हम लोग 6 दल हैं। 6 दल पहले का एक जितना हम लोग चुनाव लड़े उसमें एक तरह का फार्मूला सेट था, लेकिन 2-3 दल अलग अलग साथी आए हैं, उनके लिए जगह बनाना, उनसे संवाद चल रहा है, अब अंतिम रूपरेखा पर है, आने वाला समय में आपके बीच में होगा, देख लेंगे। देखिए, ये टाइमलाइन बहुत जल्दी हम कह सकते हैं, लेकिन तिथि टाइम ठीक है, ये हम लोग ज्वाइंट तय करके आप लोग को सूचना देंगे, उसके बाद देखिए हमारी सीट हम सम्मानजनक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हम थोड़ा बहुत जो है सभी लोग को सभी लोग को थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उस पर हम काम कर रहे हैं। देखिए, सीट शेयरिंग एक ऐसा मुद्दा है, हर कोई अपना अपना हिसाब से मानता है, तो इसमें तो थोड़ा सा समय लगता है एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे को समीकरण समाने में। हर व्यक्ति, हर दल अपना समीकरण के हिसाब से सोचता है, तो अपने हिसाब से कर लेंगे। प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया है, क्या होंगे कुछ चुनाव में फैक्टर बनेंगे? हम इंडिया गठबंधन के फैक्टर पर तेजी से काम कर रहे हैं, उस पर हम आगे बढ़ें। अब इस सीट शेयरिंग में तो जब तक ले बात सामने नहीं आती है तो नाराजगी या कैसे कह सकते हैं। हम लोग तो काम कर रहे हैं, सबकी इच्छा है कि अच्छा से सीट शेयरिंग हो तो होगा। थैंक यू। Also, JMM leader Supriyo Bhattacharya addressing a press conference on Bihar polls announced, आगामी विधानसभा निर्वाचन के लिए पूरा बिहार तैयार है। बिहार के लोगों ने यह लगभग तय कर लिया है कि वर्तमान एनडीए सरकार को उखाड़कर महागठबंधन की सरकार को सत्ता में लाना है, ताकि बेरोजगारी, महंगाई, पढ़ाई,
पलायन, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सही में लोकतांत्रिक राज्य का स्थापित हो पाए। हम सब जानते हैं लोकतंत्र की जननी बिहार है और हम जो उसके पड़ोसी राज्य हैं, जो हम भी बिहार से अलग हुए हैं, तो हमारा भी संस्कृति लोकतांत्रिक सामुदायिकता पर आधारित है। और विगत जो 2019 जिस प्रकार झारखंड के लोगों ने पहले तो 2 वर्ष कोरोना महामारी से संघर्ष किया, फिर 3 वर्ष केंद्र सरकार की अलोकतांत्रिक साजिश के साथ संघर्ष किया, लेकिन अपने लक्ष्य की ओर हमेशा बढ़ते रहा। Meanwhile, political strategist turned leader Prashant Kishore's Jan Suraj has officially stepped onto the battlefield. Prashant Kishore, currently in Raghopur constituency, declared that the election campaign will begin on a full-fledged scale after all tickets are announced. भाई हुआ है कि नहीं हुआ है विकास, आप देख लीजिए खुद से और लोगों से पूछ लीजिए। हम तो यहाँ पहले भी आए हैं, बिद्दुपुर पैदल चल के आए हैं। राघोपुर में आज इसलिए आ रहे हैं, यहाँ के लोगों से अब राय विचार करके तय किया जाएगा कि यहाँ का प्रतिनिधि कौन होना चाहिए। क्या कह रहे हैं सर? लोग अभी क्या कर रहे हैं आपके सामने सुनिए, लोग क्या चाहते हैं, देखिए क्या चाहते हैं। राघोपुर जा रहे हैं, वहाँ पर जितने साथियों ने, जितने कार्यकर्ताओं ने, जन स्वराज के परिवार के सदस्यों ने राजद के वहाँ पर जो उनका आधिपत्य है उसके खिलाफ जन स्वराज की बात को घर घर पहुंचाया है, उनके साथ जाकर बैठेंगे, कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे, उनके साथ बैठकर उनकी जो भावना है उसको समझने का प्रयास करेंगे, ताकि कल जब केंद्रीय कमेटी की बैठक हो तो उसमें उनकी बात को शामिल किया जाए और कल उस पर जैसे बाकी सीट पर निर्णय होगा वैसे राघोपुर पर भी होगा। इसलिए आज मैं खुद से जा रहा हूं राघोपुर, दिन भर रहूंगा और ये समझने का प्रयास करूंगा कि वहां पर क्या कुछ करना चाहिए, कौन सबसे बेहतर व्यक्ति है जो चुनाव लड़ने के लिए माकूल पार्टी जिसको समझती है उसका नाम कल के लिए रिकमेंड किया जाएगा। ऐलान तो भैया पार्टी करती है, टिकट का ऐलान तो मैं नहीं करता हूँ। पार्टी रहा तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे वहाँ से? वहाँ के लोग जो तय करेंगे वो किया जाएगा। 2 जगह चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं मेरे भाई, अगर हमारे लड़ने की बात सुन के तेजस्वी यादव को राघोपुर छोड़ के भाग जाना है। मेरे आईडी में कुछ 2 जगह से तो उनको लड़ना ही पड़ेगा। खाली ये चर्चा चल रही है कि प्रशांत किशोर जन स्वराज वहाँ लड़ने आ रहा है तो तेजस्वी यादव दूसरी सीट खोज रहे हैं। उनका भी हालत वही होगा जो राहुल गांधी का अमेठी में हुआ, छोड़कर गए वायनाड तो अमेठी से ही हार गए। इसलिए मेरे भाई आज जा रहे हैं, अभी चर्चा शुरू हो रही है, अभी तो चुनाव अब शुरू हो रहा है, घबराइए नहीं, आगे आगे देखिए क्या होता है। कुछ नहीं है। न्यायालय में हमको चुनौती देने वाले अशोक चौधरी ने कहा कि हम अब जनता की अदालत में जाएंगे, तो आपके जरिए मैं पूछना चाहता हूं कि वो घोषित करें कि किस विधानसभा में जनता की अदालत में आ रहे हैं। दम है तो अशोक चौधरी बताएं कि किस जनता की अदालत में जा रहे हैं, और अगर जनता की अदालत में नहीं जा रहे हैं तो न्यायालय में आइए, और नहीं आइए तो आपकी गलती मान ली जाएगी कि आपने चोरी भ्रष्टाचार किया है। रुकिए भाई, अभी आ रहा हूं उस पे। पहले से 4 जो मूर्छित है उसका तो बता दें। जो 4 लोगों ने कहा कि जनता तय करेगी, तो जनता तो सरकार बनाएगी, तुम 4 भ्रष्ट लोगों को जवाब देना है। तो दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे और अशोक चौधरी को अनाउंस करना चाहिए कि किस जनता की अदालत में जाएंगे, कौन सा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, ताकि जन स्वराज का कोई ना कोई सिपाही इन भ्रष्टाचारियों पर से इनसे पूरा हिसाब किया जा सके। पवन सिंह से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। मैंने कल भी कहा था, पवन सिंह जी हमारे मित्र हैं, वो भाजपा में है, कहाँ है उससे मतलब नहीं है, हमारे मित्र हैं। उनकी पत्नी कल आई थी, जैसा कि आपके सामने आई, प्रेस के सामने मैंने जो कहा, उनका जो व्यक्तिगत मामला है उससे हमारा जन स्वराज का कोई लेना देना नहीं है, और राजनीतिक तौर पर उनकी पत्नी ने मेरे से कोई बातचीत की नहीं है।
जैसा आप बता रहे हैं, पवन सिंह जी ने कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ये उनका और भाजपा का मामला है, उस पर हम लोग को कुछ नहीं कहना है। अब भाई ये डर है कि क्या है, ये तो जाके आप उनसे पूछिए, अशोक चौधरी से पूछिए कि ये डर है कि प्रशांत किशोर का डर है कि तुम्हारे अपने किए गए भ्रष्टाचार का डर है। डर आदमी को अपने कर्मों का होता है। अगर आप गलत काम करेंगे तो आपको डर लगेगा। हम लोग गलत काम नहीं करते हैं तो कोई डरने की बात नहीं है। आपसे डर गया? हमसे क्यों डरेंगे भाई? हमारे कोई पवन सिंह से थोड़ी झगड़ा है। हमारा पवन सिंह से कोई झगड़ा नहीं, हमारे मित्र हैं। सुनिए पवन, हाँ बिल्कुल, तेजस्वी को इसलिए डरना चाहिए कि राघोपुर की जिस जनता ने मुख्यमंत्री बनाकर रखा है, उप मुख्यमंत्री, उनके माँ बाप को, राघोपुर की जिस जनता ने उनको उप मुख्यमंत्री बनाया, उस राघोपुर की जनता, वहाँ के बच्चे, वहाँ के परिवार, वहाँ की महिलाएं किस कष्ट में जी रही हैं, इसकी चिंता तेजस्वी ने नहीं की। Meanwhile, on Pawan Singh's clarification that he will not contest, Prashant Kishore maintained a diplomatic stance and stated, गांधी को आपसे, हमसे और इस जनरेशन से या पूरे देश के लोगों से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। उन्होंने जो किया है वो इतिहास के पन्नों में अंकित है और उसको कोई व्यक्ति, कोई दल, कोई विचारधारा, कोई ग्रुप ना बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। गांधी बनाम सावरकर, प्रशांत किशोर कहाँ खड़े? ये सवाल ही बेमानी है। बिल्कुल गांधी बनाम सावरकर, ये सवाल पूछकर आप गांधी का अपमान कर रहे हैं। प्रशांत जी, मैं एक शब्द में, एक ही लाइन में आप गांधी और सावरकर को बराबर कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आप नहीं कर रहे हैं ना, तो क्या सवाल पूछ रहे हैं? बहुत सारे पॉलिटिकल टीआरपी के लिए। On Jan Suraj founder PK's factor in Bihar polls, AIM chief Asaduddin Owaisi said in an interview, इस बार हवा कुछ है? नहीं, हमारा अच्छा रिस्पांस है, अच्छा कैंडिडेट्स भी हम लोग दिए हैं और अच्छे देना चाह रहे हैं, तो अब मेहनत करना है। तो पीके फैक्टर आपको लगता है कि कहीं वहां पे काम कर रहा है? नहीं, अब ये हर एक को इख्तियार है इलेक्शन लड़ने आप का। आप ही कर, इतना मुझे अपना फैक्टर नजर आता है ना, तो अब दूसरों का फैक्टर नजर आ दिया, मुझे नहीं आता। नहीं तो वो अब वो लड़ेंगे, उनका लड़ना है, हमको अपनी पार्टी कैंडिडेट्स को कामयाब करना है। हर पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, तो एक्सक्लूसिवली ये है बोलना तो सही। as Bihar heads into one of its most unpredictable elections, the biggest question looming is whether Prashant Kishore's Jan Suraj can disrupt the long-standing NDA versus Mahagathbandhan rivalry. Let's take a look at how he looks at the political chessboard in poll-bound Bihar. यहाँ सोशलिस्ट रूल कब रहा है? ये नौ सामंतवाद बन गया। समाजवाद तो लोहिया का है, समाजवाद मधुर लिमये का है, समाजवाद जॉर्ज फर्नांडिस का है। लालू यादव समाजवादी नेता कब से बन गए? आप मुझे बताइए। तेजस्वी यादव कब से समाजवादी नेता बन गए? आप बताइए कि मोदी जी को बिहार में कौन वोट दिया? जाति समाज की सच्चाई है, जातियों का वोट पर असर भी है, लेकिन जाति समाज की एकमात्र सच्चाई नहीं है। अब ये संभव है कि जो बदलाव चाहता है वो जनसुराज को पसंद नहीं करता या जनसुराज पे भरोसा नहीं करता। हम तो कैमरे पे कहते हैं संभव है ये बात। आप जनता को ये तय करना है कि पुराना एक्सपायर दवा था वो खाकर फिर से मरना है, कि नया दवा जो अभी टेस्टेड नहीं है उसको खा के ट्राई करना है। कहना चाहता हूं कि अभी 35 साल का सोशलिस्ट रूल एक तरह से 90 में से स्टार्ट हो गया, 35 साल कंप्लीट हुआ। तो क्या चीज वो लगता है आपको कि 35 वर्ष का सोशलिस्ट रूल और तकरीबन 20 वर्ष का नीतीश कुमार के रूल को आप सक्सेसफुली चुनौती दे सकते हैं? व्हाई डू यू थिंक? क्योंकि 10 वर्ष आप भी यू आर इन द थिक ऑफ द थिंग्स। देखिए, पहले है अपने आंकड़ों को ठीक कर लीजिए। यहाँ सोशलिस्ट रूल कब रहा है? मिक्स रहा है। समाजवाद की बात करने वाले लोग सत्ता में रहे, समाजवाद की यहाँ कभी राजनीति नहीं हुई है। उसका एक अपभ्रंश लालू जी ने शब्द जो प्रयोग किया वो है सामाजिक न्याय। समाजवाद और सामाजिक न्याय एक चीज नहीं है। समाजवाद तो समता मूलक समाज की बात करता है। ओके।
सामाजिक न्याय का जो परिभाषा बिहार में गढ़ा गया उसमें एक वर्ग को बताया गया शोषक और एक वर्ग को बताया गया शोषित, और सो कॉल्ड शोषित वर्गों की राजनीति शुरू हुई सामाजिक न्याय के नाम पर। तो इसका एक जो नुकसान है कि समाज को आपने टुकड़ों में बांट दिया। अब अगर आपने इसलिए बांटा कि आप कह रहे हैं कि शोषित वर्गों के भलाई के लिए, तो जो आंकड़े सामने आपके हमारे हैं उन्हीं का सबसे प्रामाणिक आंकड़ा है जातीय जनगणना। तो जो लालू जी और नीतीश जी का जो सो कॉल्ड समता समाजवादी सरकार, सामाजिक न्याय की सरकार चली, उससे उन शोषित वर्गों को लाभ होना चाहिए था। तो लाभ हुआ कि नहीं इसको सीधे आंकड़ों में देख लीजिए। 1990 में लालू जी जब मुख्यमंत्री बने तो 80% जो बहुजन की बात होती है, शोषित वर्ग की 90% लोगों की बात होती है, तो 90% शोषित वर्गों के बिहार को देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य उस समय बताया गया। ठीक है। और लालू जी जब 15 वर्ष अपना सामाजिक न्याय का सब कुछ कर लिए तो भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही रहा। और उसके बाद 20 वर्ष की नीतीश कुमार के सामाजिक न्याय संघ विकास के बाद भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। ये तो बिहार की बात हो गई कि पूरे राज्य की दशा नहीं सुधरी। अब उसमें शोषित वर्गों की दशा देख लीजिए। जातीय जनगणना हुई 2 वर्ष पहले, उसमें बताया गया कि दलित समाज से आज भी बिहार में 3% बच्चे ही 12वीं पास कर रहे हैं। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, उन्हीं का आंकड़ा। ये लालू नीतीश की सरकार जिसने जातीय जनगणना कराया उस जनगणना में यह निकला कि 2021-22 में 30-35 वर्ष के सो कॉल्ड सामाजिक न्याय के सरकार के बाद 3% दलित, 5% से कम अति पिछड़ा और 7% से कम मुस्लिम समाज के बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं। तो मेरे भाई, अगर आप 30 वर्ष सामाजिक न्याय के नाम पर आंदोलन किए, सरकार चलाए और एक वर्ग को आपने बताया कि ये लोग शोषित हैं, तो उन वर्गों का शासन तो रहा नहीं 30 वर्ष। 30 वर्ष सत्ता में कौन रहा? लालू और नीतीश। आपके शब्दों में समाजवाद के मानने वाले लोगों का। तो अगर दलित समाज का 97% बच्चा आज पढ़ ही नहीं रहा है, 95% अति पिछड़ा समाज का बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, 93% मुसलमान समाज के लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो किस बेनिफिट की आप बात कर रहे हैं? सबसे बड़ा इसका एक हथियार लोगों ने कहा आरक्षण। तो आप मुझे बता दीजिए कि जब आपका समाज 90%, 95% 12वीं नहीं पास करेगा तो उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा कैसे? तो इसका मतलब क्या हुआ कि 9 सामंतवाद बन गया। 10% को आपने हटाया, जिन 3-4 जातियों की पहचान की गई सामंती जातियों के बारे के तरह, उनको हटाकर नई 3-4 जातियों के लोग नए सामंतवादी बन गए और जो गरीब था वो जहां था वहीं रह गया। इसलिए हम लोग इस समाजवादी व्यवस्था हम मानते ही नहीं है, क्योंकि समता मूलक अगर समाज बन गया होता तब बिहार की ये दुर्दशा होती थोड़ी। इसलिए इसका विरोध है। तो आप क्या उसको ऑफर कर रहे हैं? इसको हम क्या ऑफर कर रहे हैं? विचारधारा के आधार पर जनसुराज ने कहा कि समता मूलक समाज अगर आपको बनाना है तो नौकरियों में आरक्षण के साथ साथ राजनीतिक भागीदारी, संख्या के आधार पर राजनीति में भागीदारी, और उससे भी महत्वपूर्ण शिक्षा, जमीन और पूंजी में हिस्सेदारी। अगर बिहार में 15% लोग, 10 लाख बच्चे अगर 12वीं कर रहे हैं तो उसमें दलितों की आबादी के हिसाब से 2 लाख बच्चे 12वीं पास करने चाहिए। अगर बिहार में 60% लोग भूमिहीन हैं, देश में वो औसत है 38%, देश में 38% लोग भूमिहीन है, बिहार में 57% लोग भूमिहीन है। तो जब तक आप जमीन को लेकर मामला सुलझाइएगा नहीं, जब तक भूमि सुधार नहीं लागू होगा, कैसे कल्याण होगा? कैसे समता मूलक समाज की बात करेंगे? कुछ लोगों ने कहा भूमि सुधार का बात कीजिएगा तो सवर्ण नाराज हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। बिहार वो राज्य है जहां सवर्णों ने, भूमि धारकों ने, सिर्फ सवर्ण नहीं, जिनके पास भी जमीन थी, उन्होंने 1 लाख एकड़ से ज्यादा भूदान आंदोलन में लोगों ने स्वेच्छा से जमीन दिया विनोबा जी के आह्वान पर। आप मुझे बताइए वो 1 लाख, 1.25 लाख एकड़ जमीन आज कहां है? किसको मिली? उससे भूमिहीनता कम क्यों नहीं हुई? वो इसलिए कि बिहार में भूमिहीनों की संख्या बड़ी इसलिए नहीं है
कि कुछ वर्गों के पास सारी जमीन है। भूमिहीनता इसलिए है कि बिहार में जमीनों का मालिकाना हक, 1/3 जमीन का मालिकाना हक डिस्प्यूटेड है। गर्मजरुआ, सरकारी गर्मजरुआ, खतियानी, मतलब इतने तरह के जमीन का विभेद है। और 1/3 जमीन में जो लिटिगेशन है ओनरशिप का, वो लिटिगेंट है सरकार। जमीन का मालिकाना हक अगर जमीन सुधार के जरिए, भूमि सुधार के जरिए लागू कर दिया जाए तो जो भूमि धारक है उनकी भी स्थिति बढ़िया होगी और जो भूमिहीन है उसको भी लाखों एकड़ जमीन मिल जाएगा। तो ये दूसरी बात कही। तीसरी बात मैंने कहा, पूंजी में हिस्सेदारी। बैंकों से जो बिहार के स्तर पर हम लोग कह रहे हैं कि भाई 4 लाख 4.5 लाख करोड़ रुपया बैंक में बिहार के लोग जमा कर रहे हैं। बिहार के लोगों का हक है कम से कम 2,80,000 करोड़ रुपया बिहार के लोगों को लोन मिलना चाहिए। मिल रहा है 1,60,000 करोड़। लेकिन उस 1,60,000 करोड़ में भी अगर आप दलित अति पिछड़ा देखिएगा तो 5% से भी कम दलित अति पिछड़ा समाज के लोगों को घर बनाने के लिए, बिजनेस रोजी रोजगार करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, खेती के लिए लोन मिल रहा है। तो भाई जब आपके पास पढ़ाई है नहीं, जमीन है नहीं और पूंजी है नहीं, तो आप गरीबी से निकलिएगा कैसे? किस समाजवाद की बात कर रहे हैं? तो जनसुराज ने कहा कि हमारी परिकल्पना समतामूलक समाज की ये है कि नौकरियों में जो आरक्षण है वो जैसे है चले, लेकिन साथ साथ राजनीति में संख्या के आधार पर भागीदारी, और उससे भी महत्वपूर्ण अगर व्यवस्था बन जाए तो शिक्षा, जमीन और पूंजी में इन वर्गों की हिस्सेदारी को सुनिश्चित करके ही समाजवाद और सामाजिक न्याय, समतामूलक समाज की परिकल्पना की जा सकती है। इसी बात पर एक आपकी अदालत में मेरे से जब सवाल पूछा लोगों ने, तो मैंने कहा भाई तेजस्वी यादव सदन में खड़े होकर कह रहे हैं कि समाजवाद हमारे पुरखों का समाजवाद है, इसको हम लेने नहीं देंगे। तेजस्वी यादव का समाजवाद कब हो गया? समाजवाद तो लोहिया का है, समाजवाद मधुर लिमये का है, समाजवाद जॉर्ज फर्नांडिस का है। लालू यादव समाजवादी नेता कब से बन गए? आप मुझे बताइए। तेजस्वी यादव कब से समाजवादी नेता बन गए? ये तो 5 मिनट कैमरे पर आकर समाजवाद पर 5 मिनट ये पढ़ लिख कर भी पेपर में पढ़ नहीं सकते हैं ये लोग, कहता है समाजवाद के नेता है। आप लोग भी पत्रकार बंधु लोग, अरे पूछिए तो सर समाजवाद पर आपकी क्या सोच है, जरा बोलिए तो। 5 मिनट बोल तो दो भाई समाजवाद पर। जिसको समाजवाद का बेसिक डेफिनेशन नहीं पता है वो कहता है कि हम समाजवाद के पुरोधा हैं, हमारे बाप दादा का समाजवाद है। अरे बाप, सबसे बड़ी बात समाजवाद में तो यह है कि वंशवाद नहीं होना चाहिए। वो तो समाजवाद के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। और तुम इसलिए नेता हो कि तुम लालू जी के लड़के हो और तुम समाजवाद की बात कर रहे हो। अच्छा, एक रिजिड कास्ट स्ट्रक्चर में जब इलेक्शन के टाइम में जब कास्ट का टेबल लेके बैठ जाते हैं तो आपके जैसे नेता जो कि इसकी इस तरह समतामूलक समाज की बात करते हैं, तो आप कैसे लोगों को बताते हैं कि हम ये कर रहे हैं? मेरे भाई ऐसा है कि आप लोग ये सवाल 3 साल से किए जा रहे हैं। आप हमको किसी घर में किसी वोटर को दिखा दीजिए जो कि आप ये जो कह रहे हैं कि टेबल पर बैठता है कि कुशवाहा कितना है और कुर्मी कितना है, पंडित कितना है और राजपूत कितना है। अरे ये गन्ना तो आप जैसे लोग कर रहे हैं। नेता नहीं, मैं पॉलिटिशियन की बात ना भाई, पॉलिटिशियन समाज नहीं ना है। हाँ, समाज जो है 90-95% लोग का राजनीति में सीधा सरोकार नहीं है। ओके। वो थोड़ी ना गणना करता है कि यहाँ कुशवाहा कितना है, यादव कितना है। ये 5% जो लोग उसको एक्सप्लॉइट करते हैं जी, वो गणना करते हैं। हाँ। और रह गई बात, तो समाज तो जाति की राजनीति नहीं कर रहा है। समाज में जाति की राजनीति नहीं हो रही है। समाज में जाति है, लेकिन जाति के लिए ही अगर वोट होता, इसी बिहार में मोदी जी को वोट दिया कौन? आप तो बहुत बड़े ज्ञानी पत्रकार हैं, आप बताइए कि मोदी जी को बिहार में कौन वोट दिया? मोदी जी के जाति का कौन बिहार में रहता है? कोई नहीं रहता है। नहीं रहता। हाँ। उनको वोट कौन दिया? लोगों को बात समझ में आएगी, आप पर भरोसा होगा तो लोग आपको वोट देंगे। आप किसी जाति के हो? नीतीश कुमार। भाई नीतीश कुमार की जाति की संख्या कितनी है बिहार? 2.9%। हाँ, तो उनको 40% लोग दे रहे हैं ना। आप कहेगा कि वो अति पिछड़ा है। भाई कुछ भी हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, सवर्ण हो, उनकी जाति का नहीं ना है। वो अपनी जाति के अलावा नीतीश कुमार को दे रहा है ना। अब लालू जी को देख लीजिए, भाई लालू जी की जाति की संख्या 15% है।
लालू जी जब जीते थे उनको 40% वोट आता था, जब अभी हार भी रहे हैं तो 25% वोट आ रहा है। तो उनके समाज के लोगों के अतिरिक्त कुछ लोग तो वोट दे रहे हैं, चाहे वो धर्म के नाम पर दें, भाजपा से डर के नाम पर दें, सामने वाले को हराने के लिए दें, विकास के लिए दें, वो विषय बहस का हो सकता है, लेकिन डेटा तो बिल्कुल सामने है कि जातियों के अलावा भी लोग वोट देते हैं। अगर नहीं देते तो नीतीश कुमार को 40% वोट कैसे आता? नरेंद्र मोदी को बिहार में वोट कौन देता? लालू यादव को 15% से ज्यादा वोट कहां से आ जाता है? तो तथ्य तो सामने है, आप और हम उसको देखना नहीं चाह रहे हैं और ओपिनियन बनाकर समाज को आप वही गढ़े जा रहे हैं, वही समाज को खिलाए जा रहे हैं। जाति समाज की सच्चाई है, जातियों का वोट पर असर भी है, लेकिन जाति समाज की एकमात्र सच्चाई नहीं है। गुजरात में भी जाति का प्रभाव है, कर्नाटक में भी जाति का प्रभाव है, लेकिन जातियों से ऊपर भी कई मामले हैं। कोई घटना है, कोई विषय है, कोई व्यक्ति है, अगर वो समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर करते तो लोग जातियों से ऊपर उठकर वोट देते रहे। लोगों ने वोट दिया राजीव गांधी को 84 में, लोगों ने वोट दिया बीपी सिंह को 89 में, लोगों ने वोट दिया नरेंद्र मोदी को 2014 में। अच्छा, अब 22 से स्टार्ट करके अब 25 में हम लोग आ चुके हैं, तो तब से जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, अब अभी का जो इंटरेक्शन है पब्लिक से, तो आपको कितना लगता है कि अपनी बात आप समझा पा रहे हैं उनको? आप जाके देख लीजिए, 60% से ज्यादा लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं। वो किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी वर्ग के हों, किसी दल के हों। अब ये संभव है कि जो बदलाव चाहता है वो जनसुराज को पसंद नहीं करता है या जनसुराज पे भरोसा नहीं करता। हम तो कैमरे पे कहते हैं संभव है ये बात, लेकिन बदलाव सब बदलाव चाहता है। तो अब जो बदलाव चाहता है, तो पहला कंक्लूजन इससे क्या निकलेगा कि जो इनकम्बेंट है वो तो गया, वो तो निश्चित उसको नुकसान होगा। अगर आप बदलाव चाहते हैं, अपना शर्ट बदलना चाहते हैं, तो ये शर्ट तो गया, कौन नया शर्ट पहनिएगा उस पर चर्चा हो सकती है। अपना शर्ट जो पहने आप चाहते हैं कि इसको आप बदले, तो वो शर्ट तो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार तो गए, वो नहीं बचा सकता है कोई। अब जनता के पास 2.5 विकल्प है। 2.5? हाँ, 2.5 क्यों कहे? बताइए। एनडीए आ जाए, नीतीश कुमार हट जाए, भाजपा का कोई बन जाए, ये आधा विकल्प हुआ। एनडीए माइनस नीतीश? एनडीए माइनस नीतीश आधा विकल्प है, क्योंकि बदलाव तो हो लेकिन शरीर बना रहे, मुखौटा बदल जाए। ठीक। दूसरा विकल्प है कि जो लालू जी का जंगल राज था, अब वो नए फॉर्मेशन में आ जाए, उसको हम लोग दे दें, फिर से उनको एक बार मौका दे दिया जाए, शायद सुधर गए हों। तीसरा, एक नया आदमी आ गया है, प्रशांत किशोर, जनसुराज, इन पर भरोसा किया जाए। अब इसको लॉजिकली आप देख लीजिए, मेरे भाई, भाजपा जब 100 ही सीट लड़ रही है, तो कैसे भाजपा यहां पर अपना चेहरा ऊपर से थोपेगी? और थोपेगी तो क्या वो जनता के साथ विश्वासघात नहीं होगा? तो क्यों जनता उनको मौका देगी? और भाजपा का कौन सा चेहरा है जिसको बिहार भर में लोग जानते भी हैं? भाजपा का लोकल नेतृत्व का एक चेहरा बता दीजिए जिसको बिहार में सब जिला में लोग पहचानता है कि यही आदमी है। सुशील कुमार मोदी जी के जाने के बाद से बिहार भाजपा में एक भी ऐसा चेहरा नहीं है जिसको 38 प्लस 2 40 जिला में, क्योंकि ये भी विवाद का विषय बना हुआ है। 2 पुलिस जिला है। हाँ, तो ये 40 जिला, हम 40 जिला कहते हैं इसीलिए कि जो बिहार का पत्रकार उसको मालूम है 40 है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो दिल्ली के पत्रकार हैं वो 38 बताते हैं। नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं, हर मायने से, खाली डीएम नहीं, वहाँ एसपी नियुक्त है। हाँ, एसपी हैं, हाँ, बगा और नौगछिया। तो अब जो कोई ऐसा भाजपा का नेता बिहार में नहीं जिसको 3840 जिला में लोग पहचानते तक हो, तो वो क्यों उस पर दाव लगाएंगे? अब दूसरा, ये आधा वाला विकल्प है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जनता उसको स्वीकार करेगी। दूसरा विकल्प है कि लालू जी की पार्टी वापस आ जाए, तो लालू जी के जंगल राज को जिसने देखा है वो क्यों वापस लाएगा? कुछ लोग कह रहे भाई तो लालू राबड़ी का सरकार था, अब तेजस्वी की सरकार है, ये अच्छा आदमी है। तो भाई उसका 2 बात है, एक तो 3 वर्ष लोगों ने तेजस्वी यादव की सरकार को देखा है, जहाँ ये डिप्टी सीएम थे। उनके कार्यशैली में, कार्य प्रणाली में, काम करने के तरीके में, उनकी सोच में, गवर्नेंस में ऐसा कुछ नहीं दिखा जिससे ये लगे कि ये लोग राजद से, लालू जी से, राबड़ी की सरकार से अलग सोच वाले लोग हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कुछ लोगों ने कहा कि उनके बाबूजी का पार्टी में गुंडागर्दी था, बेटा को क्यों दोष दे रहे हैं? हम बिल्कुल नहीं देना चाहिए, लेकिन आप ये देखिए कि लालू जी के राज में ये गुंडागर्दी, जंगल राज किसने किया था?
लालू जी खुद तो जाते नहीं थे। हर जिले में कोई ना कोई राजद का बड़ा गुंडा बदमाश नेता बाहुबली नेता होता था, बदमाशी वो करता था, अपहरण रंगदारी लूट मार का इल्जाम उन पर लगता था। लालू जी को लोग कहते थे कि उसको संरक्षण देते हैं। तो आज जो लोगों पर ये इल्जाम था, क्या वो लोग आज राजद से हटा दिए गए हैं? क्या गया में जो चेहरा उस समय था वो नहीं है? दरभंगा में जो लालू जी के छत्रप थे उनको हटा दिए? क्या मधेपुरा से लोगों को हटा दिया आपने? क्या सिवान से आपने लोगों को बदल दिया? तो भैया स्ट्रक्चर जो राजद का था, जो लोग थे वो तो वही है। ऊपर से एक चीज बदल गया। ऊपर से पहले साधु और सुभाष यादव थे, अब तेजस्वी और तेज प्रताप है उसकी जगह। भैया साधु सुभाष इसलिए थे कि तेजस्वी तेज प्रताप उस समय बच्चे थे, तो 2 सालों को हटाकर 2 बेटों को बैठा दिया। व्यवस्था वही, सोच वही, चरित्र वही, तो उससे आप नया कैसे यकीन कर लीजिएगा कि वो नया काम करेगा? अभी अब जनता के पास अगर ये दोनों विकल्प में नहीं जाना है तो एक नया विकल्प उनके पास जनसुराज का है। जनसुराज के प्रति शिकायत लोगों की क्या हो सकती है कि नहीं बात तो बढ़िया बोल रहे हैं लेकिन अभी नया है, अभी टेस्टेड नहीं है। देंगे, अगली बार देंगे, ये देखते हैं। आपको बोल रहे हैं लोग, हम ये कह रहे लोग ये करने बात तो बढ़िया कह रहे हैं लेकिन अभी 2-3 साल ही हुआ है, देखते हैं। देखते हैं, हाँ। तो भाई जनता को देखना है कि एक नई दवा आई है उसको ट्राई करना है, आखिर जो पुराना एक्सपायर दवा है उसी को खाकर फिर ये भी पूछना है कि कैंडिडेट कौन होगा। छोड़िए ना बात, हाँ। तो जंप मत कीजिए। आपने पूछा विकल्प की बात, किसकी सरकार बनेगी, तो मेरे भाई आप जनता को यह तय करना है कि पुराना एक्सपायर दवा था वो खाकर फिर से मरना है कि नया दवा जो अभी टेस्टेड नहीं है उसको खा के ट्राई करना है। ट्राई करके देख लो। घुसपैठिया वर्सेस वोट चोरी ये चल रहा है, तो इस पूरे चीज को, उसमें यात्रा भी जो हुई वोटर अधिकार यात्रा, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या विमर्श को पोलराइज करने की आप लोग जबरदस्ती का मुद्दा कभी कभी बनाते हैं। हम क्यों बना रहे हैं? पॉलिटिशियन बोल के गए हैं, जो बना रहे हैं। सुनिए, हाँ। पहली बात कही आपने यात्रा, देखिए कितना एलिटिज्म है। राहुल गांधी 5-7-10 दिन बिहार में घूम लिए तो आप लोग उसको भारी यात्रा बता रहे हैं। वो 10 दिन में भी 5 दिन दिल्ली में थे, चार्टर्ड प्लेन से आए, गाड़ी पर बैठे, 4 जगह गए। आप लोग भारी पत्रकार लोग राहुल गांधी बिहार की यात्रा पर निकले। यहाँ बिहार में हम 3 बरस पैदल चल रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस को उसकी खबर नहीं है, लेकिन राहुल गांधी आए हैं। भाई अरे खबर है भाई, क्या बात करते हैं? सुनिए मेरी बात, वो प्रधानमंत्री के लड़के हैं, हाँ, इसलिए आपको तो उनको कवर करना है। अब आ जाइए मुद्दे पर। ठीक है, राहुल गांधी आए, उन्होंने मोदी भाजपा को गाली दी, वोट चोर बताया। मोदी जी आए, उन्होंने राहुल गांधी को गाली दिया, घुसपैठिया, राहुल राजद को घुसपैठिया बताया। मेरे भाई दोनों में किसी ने बिहार की बात की, बिहार की बेरोजगारी की बात की, बिहार से होने वाले पलायन की बात की, एक दूसरे को गाली दिया, लेकिन बिहार के बच्चों को जो गाली बाहर पड़ रही है उस पर कोई टीका टिप्पणी की? क्या ये बताया कि बिहार में बाढ़ आया हुआ है? कोई चर्चा हुई? पंजाब में बाढ़ आया, मोदी जी हेलीकॉप्टर से गए थे देखने। बिहार में बाढ़ आया हुआ है, जमुनिया गांव पूरा डूब गया गंगा में, मोदी जी ने एक शब्द कहा? अब आ जाइए घुसपैठिए की बात। 15 साल से इस देश में लोगों को बताया जा रहा है कि मोदी जी इतने सशक्त प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह इतने मजबूत गृह मंत्री हैं कि देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। तो भाई हम आप ही की बात मान लेते हैं कि अगर देश की सीमाएं सुरक्षित हैं तो फिर घुसपैठिया आके किशनगंज में कैसे रहने लगा? दोनों बात तो सही नहीं हो सकती है। या तो मानो कि आपके गृह मंत्री रहते हुए घुसपैठिए आकर किशनगंज, अररिया या बिहार के अन्य जिलों में रह रहे हैं, या फिर ये कहो कि हम इतने सशक्त हैं कि हमने देश की सीमा को सुरक्षित कर दिया, कोई नहीं घुस सकता है। दोनों बात तुम ही करोगे भाई। तो अगर आप ये मान रहे हैं कि घुसपैठिए बिहार में हैं, तो ये सबसे बड़ा तो केंद्र सरकार के गवर्नेंस पर क्वेश्चन है। कि आप कहते थे कि कांग्रेसी जो हैं इनके रहते घुसपैठिए आते हैं, हम लोग सरकार में आएंगे घुसपैठिए आने बंद हो जाएंगे। तो फिर तुम तो 15 साल से भैया तुम ही दिल्ली में हो, बिहार में तुम ही हो, घुसपैठिया आया कैसे? और आया तो यहाँ पर तुम्हारी सरकार है, वो रह कैसे रहा? तो क्या अमित शाह ने ये माना कि हम गृह मंत्री के तौर पर देश में घुसपैठियों को आने से रोकने में नाकाम रहे हैं? वो मान ले, फिर चर्चा की जाएगी घुसपैठिया का। मेरे भाई वोट चोरी, घुसपैठिया, ये जितने राष्ट्रीय मुद्दे हैं
इस पर चर्चा हो गई, इस पर चुनाव हो गया लोकसभा का, जनता ने अपना मत दे दिया। ये कहा कि भाजपा वालों को कि मोदी जी आप प्रधानमंत्री रहिए, लेकिन ऑटोक्रेट मत बनिए, थोड़ा हिसाब से ही रहिए, इसलिए 240 दिया। राहुल गांधी विपक्ष को जनता ने थोड़ा बढ़ाया, कहा कि नहीं अभी सत्ता में आने लायक नहीं हो, लेकिन विपक्ष में रहो, थोड़ा मजबूती तुमको दे देते हैं, आवाज उठाते रहो। प्रशांत किशोर जैसे लोगों को कहा कि तुम रोड पर काम करो। चुनाव सिर्फ सत्ता का चुनाव थोड़े ना है, चुनाव में सबकी भूमिका तय होती है, जनता तय करती है कौन सत्ता में बैठेगा, कौन विपक्ष में बैठेगा और कौन सड़क की राजनीति करेगा, तय हो गया। अब बिहार में विधानसभा का चुनाव है, उसमें मुद्दा है बिहार का बेरोजगारी, उसमें एक मुद्दा है यहाँ की शिक्षा, वो वहाँ उसमें मुद्दा है बिहार में फैला हुआ भ्रष्टाचार, पलायन, बाढ़। उसमें आप घुसपैठिया भारत पाकिस्तान, भारत चीन सिंधु ऑपरेशन सिंदूर की बात क्यों कर रहे हैं? कल के मुखिया का चुनाव होगा तो उसमें भी चीन आपके फॉरेन नीति पर मुखिया का चुनाव होगा। अलग अलग व्यवस्था है। लोकसभा का चुनाव का मुद्दा अलग है, विधानसभा का चुनाव का मुद्दा बिहार का मुद्दा होना चाहिए। जब पंचायत का चुनाव होता है तो पंचायत गांव के मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए। और इसीलिए मोदी जितना दोषी है उतना ही राहुल गांधी दोषी है। अरे आप बिहार के मुद्दे पर बात करो ना भाई, भटका क्यों रहे हो पूरे बिहार के लोगों को? आप वोट चोरी का मामला है, संसद को घेरिए, धरने पर बैठिए, इलेक्शन कमीशन पर हंगामा करो। यहाँ बिहार में गया औरंगाबाद घूमने से क्या होगा? तो हुआ वही, नागरिकता किसकी मानी जाए उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन कर दिया और ये भी बता दिया कि आधार पर आप ये कह सकते हैं कि आधार सही बना है कि नहीं बना है, लेकिन जिसके पास आधार है उसको आप वोट देने से नहीं रोक सकते हैं। कहानी खत्म। ये दिखाता है कि ये फर्जी लोग मुद्दा बना रहे थे झूठ मूठ का। आप बताइए बिहार में कोई आदमी आपको मिला जो कह रहा है कि हमारे पास आधार है और हमको वोटर लिस्ट में नाम काट रहे हैं लोग? 30 तारीख को पब्लिश हो रहा है। अगर ऐसा कोई मुद्दा होगा तो फिर प्रेस उठाएगी बात। हम पर उन्होंने जो भी इल्जाम लगाया है उसकी भाई सरकार आपकी है, दिल्ली में सरकार आपकी है, पटना में सरकार आपकी है। प्रशांत किशोर कहीं छुपे हुए हैं नहीं, 3 बरस से हम यहीं रहते हैं। आप उसका बाजाबता जांच करा लीजिए, ईडी, सीबीआई, रॉ, जिसको लगाना है लगा दीजिए, सारी संस्था आपके अंदर है। सत्ता में हम नहीं ना हैं, सत्ता में आप हैं। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत है? आप एजेंसियों को डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, हमको बुला लीजिए, जांच करा लीजिए, हम उसका जवाब देंगे। अगर जवाब नहीं दे पाएंगे हमको अरेस्ट कर लीजिए, जनता के सामने बता दीजिए कि ये बहुत बड़े फ्रॉड कर रहे थे, इनको हमने पकड़ लिया। The Election Commission's SIR is something that has captured the Bihar Assembly Elections 2025. Yogendra Yadav has criticized this exercise, revealing that the state's final voter list still misses around 80 lakh eligible adults. Let's take a look at what he has to say. Will SIR be carried out in the rest of the country? How will it be carried out? Will the same order be applied to the rest of the country? Will the same mistakes be made? In one single stroke, SIR has reduced the completeness of electoral rolls by as much as 7%. And we are looking at something like 80 lakh missing voters in Bihar. Are women represented in the same proportion as they should be in the population? Has it become better? Has it become worse? And the answer is SIR has actually worsened an already bad situation. On both counts, we have reasons to believe that there has been an excess exclusion of Muslims, which roughly speaking accounts to about 6 lakh Muslims being deleted, more than they should have been deleted. You cannot quite call it purification. Election Commission is itself the umpire. They are the umpire. They are also the third umpire, unless the Supreme Court steps in. Hello and welcome to another episode of Deshkal with Yogendra Yadav. Yogendra ji, as always, thank you so much for taking out your time and joining us. Yogendra sir wrote what could possibly be the concluding piece of the SIR saga or his SIR series. Perhaps it's not, and that's probably my first question this week. And it was what he called a final audit of the SIR, and it made for some pretty sad reading, he argues, along with his co-author Rahul Shastri. So, Yogendra ji, I guess the first question is this even the last chapter, or is there more to come? It may be the concluding chapter for Bihar, at least the data part of it, because the elections have been announced
And pretty much little can change thereafter unless the Supreme Court comes out with a very, very different kind of a verdict. Very rarely does the court intervene once the elections are announced. So, in a sense, the voters' list have been finalized, at least for purposes of auditing of the quantitative part of it. What happened in the voters' list in Bihar? That part has kind of concluded. But the bigger question remains. The bigger question is, will SIR be carried out in the rest of the country? How would it be carried out? Will the same order be applied to the rest of the country? Will the same mistakes be made? And really, the principal purpose behind writing this article was to do an audit, not only to see what happened in Bihar, but actually to see why something like this may not be a great idea to carry it out in the rest of the country. So the lessons for the rest of the country is really what we wanted to focus on. So, sir, then let's dive right into that. The readers will know that this week's piece had two very comprehensive graphs, which had a lot of important data whose messages were quite revealing in themselves. Yogendra ji, if you could illustrate some of that data about missing voters, men, women proportion, those were very important data points from your own studying and analysis. So if you could detail that out for the viewers. You know, all over the world, the quality of voters list, electoral rolls, or registration as it is called in many parts of the world, is judged on the basis of three criteria. One is completeness, which is to say, is the size of your electorate about the same as it should be, the size of your adult population. Second is equity. Is each group being represented in the same proportion as they are in the population? And third is accuracy. Are the names in the voters list the kind of name there should be? Is there more, are there junk information? Is there complete information? And so on and so forth, just the accuracy part of it. And in this article, we judge it on all these three counts. The first is completeness, which is to say, we know our adult population. Is the voters list roughly in the same proportion as the adult population? And that's what the graphic that you mentioned too does. This graphic, which is the very first graphic of the article, tells you that basically we are trying to look at the total adult population of Bihar. Now you would wonder, where does that come from? How do we know that? That fortunately is the Government of India's official estimates. Government of India had a technical team, and the science of population studies is very, very advanced. So we have exact estimate for each state, for each year, for each population group. So what is the population of Bihar in the month of September, if you asked me? The answer, according to Government of India's own estimate, and incidentally, these are the estimates used by the Election Commission itself all over these years. So the answer is 8 crore 22 lakhs. So how many people should be on the electoral rolls of Bihar if it's a perfect electoral roll? The answer is 8 crore 22 lakhs. Now, how many do we have? Now, that's the real story. When the SIR exercise started, Bihar had 7 crore 89 lakh people on its electoral roll. So in a perfect revision, what should happen? From 7.89, it should go up to as close to 8.22 as possible. What has happened in reality? From 789, it has come down to 742. What is the gap? The gap is 80 lakhs. And that's what this figure depicts. The blue bars show that initially, in the initial 2 or 3 years, Bihar had more voters than the population. So the gap is in negative. Then it was corrected. So as the red line comes down, the blue bars go up. And you can see the most dramatic thing is the steep fall thereafter and the steep rise of the blue bar. This is SIR. In one single stroke, SIR has reduced the completeness of electoral rolls by as much as 7%. And we are looking at something like 80 lakh missing voters in Bihar. This is not an estimate. This is not an accusation. This is not an interpretation. These are two facts projected by the Government of India. And that, to my mind, is very shocking because, to at least as far as I can recall,
no major state of India has ever had an adult population and voter ratio which is only 90%, which is what it has become in Bihar. So that's the first part, assessment about the completeness. Second is about equity. And on equity, the first and foremost concern should be gender equity. Are women represented in the same proportion as they should be in the population? Has it become better? Has it become worse? And the answer is SIR has actually worsened an already bad situation. Now, look at the second graphic. The blue line represents the gender ratio in Bihar's population, which, as you can see, is very slowly but steadily rising. Fortunately, the good news is the gender ratio of Bihar is improving. The red line is the proportion of women in the voters list, which you can see is actually rising at a faster speed, closing up with the blue line, and then suddenly collapsing at the end. Now, that sudden collapse is SIR. And the bars that you see are the number of missing women. As the gap between the red and the blue line becomes narrow, the bar goes down. And as you can see towards the end, as the gap once again opens up, the bar becomes bigger. And this is in numbers. Bihar used to have a gap. This gap used to account for something like 18 to 20 lakh women. But over the years, it came down. And in January this year, the gap was only 7 lakh women, which is to say we should have had 7 lakh more women in Bihar than we had. And thanks to SIR, the 7 lakh has now again become 16 lakh. In one single stroke, SIR has wiped out the gains of gender equity of 1 decade. You call it equity? Well, the other thing for which we don't have a graphic here officially is because there is no official statistics on that, which is the impact of SIR on Muslims. Now, obviously, the figures for Muslims are not released. Figures for Dalits are not released. Figures for Yadavs or Brahmins, for that matter, are not released by Election Commission of India. However, there are softwares that recognize names. Now, while it's very hard to separate Hindu communities by names or caste, because not everyone adds their caste name, a Yadav could call himself Yadav or Rai or Mandal or Yadav or Ahir or nothing. So it's very hard to get the name. But in the case of Muslim names, Hindu Muslim names, it's very easy for the software to spot it. So we use that software to ask, okay, Bihar, we all know that 65 lakh voters were deleted or not included in the draft electoral rolls. Were Muslims disproportionately excluded? That was the question we asked. And the answer is yes. Bihar Muslim population is about 17%. According to census, a little less than 17. According to the latest caste census, a little more than 17, but let's say around 17%. Among the 65 lakh voters who were excluded in the draft, Muslims are nearly 25%, 7 or 8% more than they should have been. That's the excess exclusion. Then we looked at the tiny figure of the 3.66 lakh Muslims, 3.66 lakh voters who have been deleted after the draft list, for which the data has come only recently. And we asked the same questions. Are Muslims overrepresented in this? The answer is yes, once again. Instead of 17%, Muslims constitute nearly 33% among these people who have been deleted. So on both counts, we have reasons to believe that there has been an excess exclusion of Muslims, which roughly speaking accounts to about 6 lakh Muslims being deleted, more than they should have been deleted. So yes, so equity also, in equity terms also, things have got worse. And that finally leaves the last concern, which is accuracy. Now, our CEC is very fond of using beautiful words like purification. After 20 years, we have purified electoral rolls. So we did a simple check on the new voters list. Okay, there are standard kind of errors that you find in electoral rolls. Have those errors gone down? For example, have duplicate votes been reduced or have duplicate votes been eliminated? Same name, same father's name, and we said 100% matching.
Same name, same father's name, same education, same age, same gender, same booth, everything same. There are more than 5 lakh voters in that category. And if you use a slightly more relaxed criteria of matching, then there are 14 lakhs or more. So does it look like purification? Another simple thing is to check, okay, how many houses do not have any number or have very junk number or, numbers that should not be the case. That runs into lakhs. Election Commission has another red flag of its own. How many households have 10 electors or more? Election Commission itself says, if you find more than 10 people in one address, 10 voters in one address, something shady about it, go and physically verify it. Election Commission's own criteria. How many houses do we have? 21 lakh houses of that kind, where more than 3 crore voters live. This violates Election Commission's own norms about, what is shady. I'm not saying all these are fake voters. All I'm saying is, if you have an exercise at the end of which you have 21 lakh houses, which are above your own norm, you cannot quite call it purification. And then we get into thousands of names, which are junk names or gibberish names. Names can be gag, name can be dash, 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 dash. These things run into tens of thousands. So the simple point is that this does not look like accurate either. So on all the 3 counts, completeness, equity, and accuracy, the audit of the latest voters list gives very sad results. So in that case, while I understand the first two, the third one, I mean, if your data, if your analysis shows this, and then journalists, I'm sure, will find it as well, isn't the Election Commission going to go ahead and rectify that then? These are big numbers, or will they just, the process is done and now we go to vote? That's it. Because these irregularities should be fixed. No. Absolutely. And if we can find it out, and please remember, what does our data team have to do to find it out? They have uploaded the data, which is not in a machine readable form. These are images. So our team has to take images. Those images have to be converted into something else, which then has to be parsed, which has to be converted into a data file. Finally, it comes to Excel after 3-4 steps. Then we analyze those Excel files. Remember, the Election Commission already has those Excel files. So if our team can find it, I mean, for Election Commission, it should be a job of 2 minutes. The question, and Election Commission had 2 months to check it out. They had draft rolls on the 1st of August. On the 1st of September, they had draft rolls. So they had 1 full month to check these things. If my team can check it in 5 days, surely the Election Commission could do a better job of it. Do they have protocols to check it? Funnily, yes, of course, they have protocols for this. In 2016, the Election Commission came up with something called National Electoral Purification Program of NERP, where they have developed detailed protocols of how IT units should check this, how it should be corrected, how there should be a field verification. My question is, why didn't the Election Commission do it? They know it, they could do it. You have a harder question for me. You're saying, will something happen now? The trouble is that Election Commission is itself the umpire. They are the umpire. They are also the third umpire, unless the Supreme Court steps in. So unless the Supreme Court now says, what are you doing? Why are you doing this? How can you hold elections on electoral rolls which are so defective? Well, nothing else can be done. Otherwise, Election Commission is the lord and master. And that is the larger crisis towards which we are headed. So we have an umpire who basically holds a press conference during lunch break and tea break and says, I did a great job, isn't it? And everyone claps and say, wonderful, great job, sir, etc. And he goes back to the field and once again does what he wants to do. So what do you do? That's the larger problem we are into. But the larger question is, the issue that we are facing is that
I mean, and mind you, I'm not saying electoral rolls were perfect before this. No, electoral rolls had problems. These need to be revised. Election Commission has, over the years, developed protocols for revising this. Instead of doing that routine, boring, but very critical job, Election Commission comes up with something big, fancy, jazzy, and completely irrelevant, not required, which is more of a problem than the solution, and doesn't attend to the simple things that needed to be attended to. That is what is happening. Well, in that case, I guess the final question for this interview, and I don't know, perhaps next week something will happen which will force you to write on SIR again. But where does this leave us then, especially with respect to the planned nationwide SIR? Because already some chatter about it has started in some states like Manipur, for instance. And then in the next year, there are some critical elections coming up. In Bengal, the ruling government has been trying very hard to win Bengal. We all know this. Tamil Nadu as well. So I don't know. Are you ready to go back to court? Are you expecting the next year to be a difficult one in this SIR election context? Look, the Election Commission has officially announced that they are going to carry out SIR in the rest of the country. It's an official order. So you get some news from Manipur today, some from Delhi tomorrow. But basically, it's an all India order. It's going to happen. The question is, will it happen in the same manner and carry the same problems as this one does? My broad conclusions are the following. That basically there are three problems in this SIR. Once again, I would reiterate, doing cleaning of electoral rolls is the right of the Election Commission. It is the duty of Election Commission. No one should object to a revision of polls, of a voters list. And I would not object if it is an intensive, more than normal revision. If it's an intensive revision, I would welcome it. The problem is not with that. The problem is with three things which have been introduced for the first time by the Election Commission under the SIR. Number one, the problem is shifting of onus from the Election Commission to the voter. You fill the enumeration form. If you don't submit it by X date, what can I do? Your name will be deleted. This is how 65 lakh were deleted. So that's the first problem. Second is documentation. Everyone must submit some papers. Finally, it turned out that Election Commission itself, if Election Commission had actually seriously and rigorously carried out its own rules, then I can tell you the number would not have been just 65 lakhs or 47 lakhs. The number would have been 2 crore or more. Election Commission developed cold feet, and Election Commission towards the end was trying desperately to ensure, violating its own rules to ensure that people are not deleted. But if you do so, the second thing is requirement of documents. Geneva asking every Indian to prove that you are eligible to be a voter. This is a problem. This has never happened in the history of our country because we are demanding papers from people to whom we have never given those papers. And number three is checking of citizenship. Now, citizenship ought to be checked by the ministry, by the government, by the Home Ministry. And if the Home Ministry says Mr. X is not a citizen, Mr. X should go out of the list. But it has been an established convention and a ruling of the famous ruling of the Supreme Court in the Lal Babu Hussain case that it is not the job of the Election Commission to check people's citizenship. That is also being violated. So these are, so to my mind, the lessons from the audit that we have carried out is the following. Do intensive revision, but please do not ask people to provide enumeration forms. You fill the enumeration form. Your BLO should go home to home. They can fill the enumeration form. That's not a problem. Number two, do not ask everyone to give documents. If you have suspicion about someone, go ahead, ask them for papers, but only if you have good reasons to have suspicion or if there is an objection. And number three, citizenship should be, the presumption should be that of citizenship rather than non-citizenship. If you have, once again, any serious objection, doubts about someone not being a citizen, do check it out, but otherwise not. These are the three things. And if these things are not corrected, and if the SIR in its present form is taken to the rest of the country, we are looking at problem after problem after problem. We are looking at
disenfranchisement of not just millions, it could be run into crores of Indians who would face disenfranchisement. Well, as we prepare for that disturbing prospect for the coming months, I think Yogendraji's column is one to track for all our viewers and readers of the Indian Express. Yadav sir, thank you so much, as always, for giving us time. And we will look forward to your next columns. Readers, those who haven't, please check out sir's recent column. This is the one that came out on Tuesday's pages, the concluding chapter of SIR, so to speak. Unless something big happens. We will catch Yogendra sir again next week. Till then, like, share, subscribe to the Indian Express, and yeah, take care. Thank you, sir. Thank you so much. From power-packed rallies to backroom negotiations, the Bihar 2025 battle is just heating up. Stay tuned for exclusive insights, sharp analysis, and on-ground reports from the heart of the election storm, only on the official YouTube channel of the Indian Express.